तो आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हैलोजन बनाने के मेथड्स हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं। और सबसे पहली बात क्या है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, वो कुछ कुछ हम लोग ऑर्डर लेंगे यहाँ पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि अणुओं के बीच में आपस में क्या अट्रैक्शन फोर्स है, उस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं स्क्रीन। ओके, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, उतना ही जितना ज्यादा अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जा रहा हूं, है ना। आप लोग बुक में देखते रहिए और मैं आपको उसका जो एग्जाम्पल वगैरह है वो डिस्कस करके बताता जा रहा हूं। ओके, गुड गुड। तो हम लोग ले रहे हैं इनके हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला हम लोग जो ले रहे हैं पॉइंट, वो ये ले रहे हैं कि CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन है, और प्रोपेन से बना एक हेलोजन लेते हैं। और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है BP वो है 230 केल्विन, और इसका है 330 केल्विन। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये पेरेंट हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन से ये बना है, ये पेरेंट एल्केन है, सॉरी, इस एल्केन से ये हेलो एल्केन बना है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जनरली हेलो एल्केन के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो एल्केन से, संगत एल्केन से अधिक होते हैं। उसका कारण ये है कि हेलो एल्केन में एक तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि CX बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और दूसरा, हेलो एल्केन में यानी कि RX में जो वंडरवाल्स बल होते हैं, वंडरवाल आकर्षण बल, वंडरवाल आकर्षण बल होते हैं, ये भी अधिक होते हैं। क्योंकि वंडरवाल आकर्षण बल किस पे डिपेंड करते हैं? अणुभार पर। और किस पे डिपेंड करते हैं? अणु के आकार पर, अणु के क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये लो भाई, क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं, उसके अणु के क्षेत्रफल और अणु के भार पर, अणु भार पर। तो जाहिर सी बात है ना, अणुभार इनमें से किसका ज्यादा होगा? हेलो एल्केन का ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा करके हम क्लोरीन रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका अणुभार ज्यादा है, तो इसलिए वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा है, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्रोपेन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके ज्यादा होने के हमारे पास कई रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, इसमें ध्रुवीय CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स भी इसमें लगता है। दूसरा, इसमें वंडरवाल बल अधिक है क्योंकि इसका अणुभार अधिक है, और इस अणु का क्षेत्रफल भी अधिक है। अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके हम Cl रखते हैं, हाइड्रोजन बहुत ही छोटी साइज का है क्लोरीन के सामने, इसलिए यहाँ पर अणु का क्षेत्रफल और अणुभार दोनों बढ़ गए, इसलिए वंडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ गया। और वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ गया तो अब हमें इसको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि RX के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं RH यानी कि एल्केन से ज्यादा। ठीक है, अब अगला लेते हैं। अगला मैं आपके सामने एक सीरीज रखता हूं बॉइलिंग पॉइंट की, वो मैंने रखी है R। सबसे पहले मैंने लिया है RF, फिर मैंने लिया RCl, फिर मैंने लिया RBr, और फिर मैंने लिया RI। चलो बताओ भाई, अब मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर चुका हूं जो पिछले वीडियो के लास्ट में भी हमने देखी है, कि जो क्वथनांक है ना, क्वथनांक है वो वंडरवाल बलों पर यहाँ पर निर्भर करते हैं। और वंडरवाल किस पे निर्भर करते हैं? वंडरवाल दोनों चीजों पर निर्भर करते हैं, एक तो अणुभार पे और एक अणु के क्षेत्रफल पे। ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों पे निर्भर करते हैं वंडरवाल। यदि ये दोनों बढ़ते जाते हैं, अणुभार बढ़ता जाएगा,
तो वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ते जाएंगे। यदि अणुभार सेम है और यदि अणु का क्षेत्रफल बढ़ गया तो भी वंडरवाल बढ़ते जाएंगे, है ना। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, देखो वंडरवाल, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, वंडरवाल आकर्षण बल। वंडरवाल आकर्षण बल किसके समानुपाती होते हैं? अणुभार के। अणुभार बढ़ा, वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ा। और किसके समानुपाती होते हैं? अणु के क्षेत्रफल, ठीक है, या आकार, क्षेत्रफल ही ले लो, ठीक है, अणु के क्षेत्रफल, इन पे निर्भर करते हैं। ये दोनों बढ़ेंगे तो अणु वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा, और वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो जानते हो क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसके समानुपाती होता है। ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो ऑर्डर मैंने एक लिखा है, इसमें ये बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है? आर एफ से आर आई की तरफ चलते हैं तो ये बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है? बताओ भाई, बताओ। आर आई का ज्यादा होगा या आर एफ का ज्यादा होगा? बोलो। आर आई का। आर आई का ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम है, और ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब आर आई का ज्यादा क्यों होगा? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हेलोजन आयोडीन है, उसका जो आयोडीन होने की वजह से, है ना, आयोडीन का जो परमाणु भार वो सबसे ज्यादा होता है ना। और सर आपकी इसलिए आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मेरी आवाज आ रही है क्या बाकी लोगों को? यस हाँ सर। सर। तो हाँ भाई, तो जो आयोडो एल्केन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो अणुभार सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सबसे ज्यादा होता है चारों हेलोजनों में, है ना। यहाँ पे हमने एल्किल ग्रुप सेम रखा हुआ है आर, लेकिन हेलोजन हमने चेंज कर दिया, तो हेलोजन इसका अणुभार सबसे ज्यादा होता है। और आयोडीन की साइज भी देखो सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है हेलोजन में, और हेलोजन में पेरियोडिक टेबल में इसी तरह से तो इनका क्रम है, इसी तरह से इनका क्रम है। तो ये जो ग्रुप है इसमें ऊपर से नीचे जाने पर साइज आकार बढ़ती है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से आर आई का जो क्षेत्रफल है वो भी बड़ा हो गया। तो ये हम जानते हैं, जब क्षेत्रफल भी ज्यादा हो गया और अणुभार भी ज्यादा हो गया तो वंडरवाल बल अधिक हो जाएंगे। वंडरवाल बल अधिक हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका ये कारण है। अब मैं एक चीज एक मैं और लिख रहा हूं क्रम, आप लोगों को फटाफट उसमें भी बताना है कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। वो मैंने लिखा है CH3F, उसके बाद में मैंने लिखा है C2H5F, उसके बाद में मैंने लिखा है C3H7F, और उसके बाद में मैंने लिखा है C4H9F। ये लो भाई, यहां पर मैंने ऑर्डर ही लिख दिया। तो यहां पर हमने देखो, हम हेलोजन को तो हम सेम रख रहे हैं। अब इससे पिछले वाले एग्जांपल में हमने हेलोजन चेंज किया था, एल्काइल ग्रुप आर हमने सेम रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन हमने ये वही रखा है, एल्काइल ग्रुप को हमने चेंज कर दिया, इथाइल है, मिथाइल है, सॉरी मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ठीक है। तो अब देखो अणुभार बढ़ रहा है ना, ये वाला एल्काइल ग्रुप बड़ा है, ठीक है, तो इसकी साइज भी बड़ी है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, और अणुभार भी बड़ा है, इसलिए इसका अणु वो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों ये जो ऑर्डर हैं वो आप बता सकते हो, है ना, जब हेलोजन चेंज हो रहा हो और जब एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा हो। और वंडरवाल का आपको समझ में आ गया अब क्या कहानी है वंडरवाल की? वंडरवाल की कहानी समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अब एक चीज देखो भाई, अब मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, है ना। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड गुड। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, वो ये देखो, ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। ये पॉइंट नोट कर लो, एक समावयवी हेलो एल्केनो में श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम होते जाते हैं, ये आपके उसमें भी है ना। तो ब्रांचिंग मतलब शाखित शाखित हेलो एल्केनो के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ये देखो श्रृंखलन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ब्रांचेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्वथनांक कम होते जाते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ती जाती है। इसका एग्जांपल यहां देखो, ये आपके सामने है, ये ध्यान से देखो, ये ब्यूटेन के ब्रोमो ब्यूटेन के 3 आइसोमर हैं, किसके?
ब्रोमोब्यूटेन के। ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हुआ, C4H9Br। इसके 3 आइसोमर हैं, ये एन ब्यूटेन है, देख लो नॉर्मल ब्यूटेन है ना, तो ये हो गया एन ब्रोमोब्यूटेन या 1 ब्रोमोब्यूटेन, है ना। ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, और ये हो गया जो तीसरा आइसोमर है वो हो गया, कौन सा हो गया, 2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन। सही बात है। अब मुझे ये यहां पर हम इसका क्वथनांक हमें दिख रहा है, सबसे कम क्वथनांक किसका है बताओ भाई, बताओ सबसे कम क्वथनांक किसका है। बोलो, सबसे कम क्वथनांक किसका है। सबसे कम क्वथनांक किसका है इनमें। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अरे ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को, ये इसका 375 है, इसका 364 है, इसका 346 है। ठीक है, तो इसको 3 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 1 नंबर दे दो। अब बोलो किसका कम है। थर्ड का। तीसरे वाले का। ओके, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया। अब मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, है ना, ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। यहां मैंने इसको लिख दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ब्रांचिंग के। किसमें, समावयवी हेलो एल्केनो में। समावयवी हेलो एल्केनो का हम लोग चल रहे हैं, मतलब समावयवी हेलो एल्केनो में हमें जब तुलना करनी हो तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, जिसमें शाखाएं ज्यादा हैं, उसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो यहां देखो एक भी शाखा नहीं है 1 नंबर में, 2 नंबर में 1 शाखा बनी और 3 नंबर में 2 शाखाएं बन गई हैं। ठीक है, पेरेंट कार्बन पर, पेरेंट कार्बन चेन पर। तो इस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जिसमें शाखाएं सबसे ज्यादा है। इसका कारण सुनो, अब इसका कारण मैं आपको यहां बता चुका हूं, है ना। इसका कारण है कि वांडरवाल बल 2 चीजों पर निर्भर करता है, हम देख चुके हैं अभी। एक तो अणुभार पे, अणुभार इन सबका सेम है क्योंकि ये सारे के सारे समावयवी हैं, है ना। लेकिन इनका क्षेत्रफल, अणु का क्षेत्रफल वो अलग अलग है। अणु का क्षेत्रफल जैसे जैसे साइज गोलाकार होती जाएगी, जैसे जैसे साइज गोलाकार होती जाएगी, वैसे वैसे अणु का क्षेत्रफल कम होता जाएगा। इसलिए अणु का क्षेत्रफल 1 नंबर में सबसे ज्यादा है, फिर 2 नंबर में है क्योंकि यहाँ 1 ब्रांचिंग है, और फिर 3 नंबर में सबसे कम है क्योंकि यहाँ 2 ब्रांचेज हैं, 2 शाखाएं हैं। तो ध्यान रखो, ये जो मैंने अभी जो पॉइंट बताया था, कौन सा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे निर्भर करता है, वांडरवाल आकर्षण बल पे। और वांडरवाल आकर्षण बल किस पे निर्भर करता है, अणु के क्षेत्रफल पे। यदि अणु का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो वांडरवाल आकर्षण बल ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब वापस वहीं चलते हैं, और जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, है ना, वैसे वैसे क्षेत्रफल, अणु का जो क्षेत्रफल है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि उसकी जो साइज है वो गोलाकार होती चली जाती है ना। तो ये आप ध्यान रखना, शाखाएं ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि अणु का क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो आकार है वो गोलाकार होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो शाखाएं वाला जो पॉइंट था ये काफी इंपॉर्टेंट था कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। हो गया। तो अब हम चलते हैं हमारी बुक में, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, देखो, है ना। लेकिन यहाँ पर कारण नहीं बताया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है शाखित कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइड का क्वथनांक अशाखित से, बोलना जरा, कम होता है। कम होता है, ये देखो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा है, फिर आइसोब्यूटिल है, फिर तृतीयक ब्यूटिल है। ठीक है, तो इस तरह से है ये, है ना। अब ये चीज तो हम देख ही चुके हैं कि एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होती है। क्यों होती है भाई सर्वाधिक क्रियाशील, बताना जरा, क्यों होती है। ये आरआई सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। क्रियाशीलता का क्रम ये है, आरआई सबसे ज्यादा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल। बोलना जरा, आरआई सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, बोलो।
ये हम बात कर चुके हैं। आयोडीन की साइज क्या होती है हेलोजनों में? ज्यादा, ज्यादा, बड़ी। अधिक। उससे ये जो बॉन्ड है कार्बन और आयोडीन का, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। बॉन्ड लेंथ यानी बंध की लंबाई, बंध की लंबाई ज्यादा हो गई तो बंध कमजोर हो गया कि मजबूत हो गया? कमजोर। कमजोर हो गया तो आसानी से टूट कमजोर हो जाएगा गया। और रिएक्शन दे देगा। बात समझ में आई? क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? पुराने बंध का टूटना, नए बंध का बनना। यदि किसी यौगिक में पुराने बंध आसानी से टूट रहे हैं तो वो ज्यादा क्रियाशील है। और यहाँ पर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि आयोडीन का आकार अधिक है, इसलिए आयोडीन में जो आयोडो एल्केन में जो कार्बन Ci जो बॉन्ड होता है उसकी बंध लंबाई काफी ज्यादा होती है। बंध लंबाई काफी ज्यादा होती है तो उसकी बंध ऊर्जा कम होती है। बंध ऊर्जा कम होती है तो वो बॉन्ड कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है, रिएक्शन दे देता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। इसलिए आयोडो एल्केन होते हैं सबसे अधिक क्रियाशील। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में जा चुके हैं और वो है रासायनिक गुण। तो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की रिएक्शन देते हैं? 4 प्रकार की रिएक्शन देते हैं। सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक चार सब्स्टिट्यूशन प्रकार की। रिएक्शन। ओके गुड। सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलना जरा, रिएक्शन। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी? एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन विथ मेटल्स। चौथी? रिएक्शन विद मेटल्स। रिडक्शन रिएक्शंस। हाँ यस, चौथी है रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरह की अभिक्रियाएं होती हैं और बहुत ज्यादा इनके यूजेस हैं। बहुत सारे केमिकल इनसे बनाए जाते हैं इन अभिक्रियाओं का यूज करके। तो बेसिकली इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इवन एक चीज क्लियर कर लो, ये चैप्टर क्यों बनाया गया है आपकी बुक में? क्योंकि आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सिखानी है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं हेलो एल्केन, इसलिए हेलो एल्केन के आपको सिलेबस में रखा गया है। सुन लो, इसलिए बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो पढ़ने के लिए चैप्टर बनाए गए हैं अलग अलग, कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बच्चों को 12वीं क्लास में सिखानी है तो भाई क्या करें, तो एक हेलो एल्केन का एक चैप्टर दे दो ताकि वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सीख जाएं। तो अब एक बात सुन लो, यह है चैप्टर जो अब तक, यह पूरा चैप्टर है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं सीखने के लिए ही बना है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में 3 और रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, बोलना जरा, अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोलूंगा, एसएन रिएक्शन जिनको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो बड़े ही ध्यान से, मैं चलता हूं कहां पर, ब्लैक बोर्ड में। ये देखो भाई, ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो बेसिकली है क्या, वो काफी इंपॉर्टेंट तरह की रिएक्शन है। उनमें क्या होता है, आरएक्स की रिएक्शन हम कराते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से, और न्यूक्लियोफाइल इसका प्रतिस्थापन कर देता है किसका, हैलोजन का, और वो बन जाता है और वो आर से जुड़ जाता है और हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर सुन लो कि न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्शन होती क्यों है, हेलो एल्केन ये रिएक्शन क्यों देते हैं और क्यों न्यूक्लियोफाइल आसानी से जो हैलोजन है उसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसका कारण हम पढ़ चुके हैं, CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति। CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति होती है क्योंकि X का इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है हैलोजन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है
ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ आक्रमण करेगा बताओ जरा, बोलो, प्लस वाले पे कि माइनस वाले पे? प्लस वाले पर। प्लस वाले पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बंद, मेरी बात सुनो, न्यूक्लियोफाइल को बंद बनाना है ना, न्यूक्लियोफाइल को बंद बनाना है, और न्यूक्लियोफाइल कहेगा मैं मेरे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आ रहा हूं बंद बनाने के लिए, ठीक है, मुझे तो बस कार्बन एटम चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बंद बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके आ रहा है, इसलिए ये सीधा इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होने की वजह से ये जो साथ में ही ये जो हैलाइड आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल लेगा। बात समझ में आई? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस हेलोजन के ऊपर, और ये X माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, कौन प्रतिस्थापन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब एक चीज और सुन लो, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है बताओ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा। यस, वो सारे एक तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या तो उनमें लोन पेयर होना चाहिए, जैसे H2O, इनमें लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। एक वो होते हैं जिनमें निगेटिव चार्ज होता है, जैसे OH माइनस, ये सारे के सारे CN माइनस, ये सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अधिकता दो प्रकार से होती है, या तो लोन पेयर के रूप में या निगेटिव चार्ज के रूप में, ये बात हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। ये जो X माइनस निकला है, हैलाइड आयन, यदि यहाँ पे क्लोराइड होगा तो क्लोराइड आयन हो जाएगा, ये हैलाइड आयन, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बताना जरा? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप इसलिए क्योंकि ये छोड़ के भाग रहा है, यहां से देखो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए साथ में और जगह खाली करके रवाना, है ना, तो छोड़ के भाग रहा है, इसलिए इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और यह बन गया अभिक्रिया का उत्पाद, ठीक है, यह बन गया अभिक्रिया का प्रोडक्ट। अब चलते हैं हमारी बुक में, हमारी बुक क्या कहती है, कह तो वही रही है जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये देखो अभिक्रिया वैसी की वैसी, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया है ना, इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं सबसे पहले, है ना, जो इसमें मिसिंग है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यस, ये देखो भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारी बुक में है वो यहाँ पर दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब ये जो एसएन रिएक्शन है ना, ये हेलो एल्केन की जो प्रमुख रिएक्शन है हेलो एल्केन की, और एक टेबल आपके सामने है ना, वीडियो देख करके आप इस टेबल को समझ लेना। इसमें ये अभिकर्मक है ना, ये यदि ये अभिकर्मक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये बनेगा प्रोडक्ट, और उसका नाम ये होगा, है ना। ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी करके बताता हूं ये कैसे होगा। सबसे पहले लेते हैं आरएक्स, आरएक्स की तो अभिक्रिया है ही, आरएक्स की अभिक्रिया किसी भी अभिकर्मक से कराएं, मान लेते हैं NaOH से कराएं, NaOH से, ठीक है। अब NaOH से कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, मान लेते हैं NaOH से, तो चलो ये लो, यहाँ पे एरो खींच देते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं। अब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बताना जरा, OH, बोलो, OH माइनस। NaOH यदि हम लोग अभिकर्मक लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस, तो OH माइनस इस X को प्रतिस्थापित कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, बोलना जरा, एल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये देखो ये बन गया ROH, और इसको बोलते हैं एल्कोहल। अब समझ में आ गया, मैंने पहला केस समझा दिया क्या करना है ना। अब दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जब आप H2O लोगे, NaOH की जगह H2O लोगे इसी अभिक्रिया में, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, H2O ही होगा, इसमें कोई आयन तो है नहीं, बनेगा अल्कोहल। ये देखो अल्कोहल बनेगा। इसने बोला ये लोगे तो ये बनेगा, ये देखो अगले में ये कह रहा है NaI लोगे तो आई होगा, इसको मैं बताता हूं क्योंकि ये हम कर चुके हैं पहले, है ना। चलो मान लेते हैं RCl लेते हैं यहाँ पर। अब RCl में हमने रिएक्शन कराई NaI से, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा I माइनस, अब I माइनस Cl को कर देगा प्रतिस्थापित और प्रोडक्ट बन जाएगा Ri प्लस में
हमारा ये बन गया, आरआई प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज सुनो, ये रिएक्शन कहीं देखी देखी लग रही है क्या? ये हैलोजन विनिमय है, हैलोजन विनिमय, हैलोजन एक्सचेंज है। समझ में आया कुछ? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है ये, जिसमें हम लोग आयोडो एल्केन बनाते हैं। तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है, वो भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा उपयोग है इस तरह की अभिक्रियाओं के। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ जो बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि यदि ये अभिकर्मक आप लोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल होंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल होंगे तो ये उत्पाद होंगे, और इनको ये बोलते हैं। मान लेते हैं, अब आप यहाँ एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत आसानी से कर सकते हो, इस टेबल को देख करके ही कर सकते हो, है ना। जैसे किसी ने आपको कहा कि RX को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? एल्कोहल में, तो वो तो हमने कर ही दिया, NaOH की रिएक्शन करा दो तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से RX को हमें मान लेते हैं कन्वर्ट करना है किसमें? KCN में, RCN में, है ना, इसमें नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, एल्किल नाइट्राइल में। ठीक है, या नाइट्रो एल्केन में करना है। ये देखो, RX से हमें बनाना है RNO2। अब आपका दिमाग दौड़ेगा कि भाई X की जगह हमें रखना है NO2, इसका मतलब हमें ऐसा अभिकर्मक चाहिए जो NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल देता हो, और वो अभिकर्मक है AgNO2। तो RX की रिएक्शन कराओ किससे? AgNO2 से, और AgNO2 में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा NO2 माइनस, वो NO2 माइनस X को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट बन गया RNO2। बात समझ में आई? तो इस तरह से इसको याद रखना। अब कोई आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि भाई आपको बनाना है, आपको बनाना है ये, ध्यान से देखो मेरा पेन कहाँ चल रहा है, RX से बनाना है RNH2, प्राथमिक एमीन बनाना है, एमीन समूह का जो होता है ना वो बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? आपका दिमाग दौड़ेगा कि भाई X की जगह हमें बनाना, जोड़ना है NH2, तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ऐसा अभिकर्मक चाहिए जो NH2 क्या देता हो? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, जिसमें NH2 या NH3 न्यूक्लियोफाइल हो। तो RX की रिएक्शन आप देखो यहाँ कराओ NH3 से, NH3 से कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल अमोनिया होगा NH3, और अभी के उत्पाद मिलेगा आपको RNH2, प्राथमिक एमीन। तो इस तरह से आप RX को RNH2 में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये टेबल जो है ये बहुत आसानी से समझा रही है। इस टेबल में ये देखो, यहाँ पर मेन रिएक्शन यहाँ लिख दी इन्होंने, RX की अभिक्रिया हम कराएंगे NU से और RNU बनेगा। अब यहाँ पर ये लेंगे तो NU आपका ये होगा, ये देखो NU यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ इन्होंने लिख दिया RNU क्या होगा? ये RNU। ठीक है, और इसका नाम यहाँ लिख दिया कि ये होगा तो ये बनेगा। तो अब देखो, आप RX को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईथर में कर सकते हैं, एल्किल आयोडाइड में कर सकते हैं, एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्किल नाइट्राइल में कर सकते हैं, आइसोनाइट्राइल में, नाइट्राइट में, नाइट्रो एल्केन में, कितने सारे तरह के उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में RX को सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लो भाई, आपकी हुंसडीकर अभिक्रिया भी आ गई, ये लो। ठीक है, नहीं ये हुंसडीकर नहीं है, ये अलग है। तो यदि ये हम अभिक्रिया लेंगे तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, और आप RX को एस्टर में बदल पाओगे। ठीक है, ये लो भाई, एक और वो आ गया। आप RH से एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, देखो CH4 की अभिक्रिया आप Cl2 से कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3Cl बनेगा ना, ये हम पढ़ चुके हैं ना। एल्केन से जब हेलो एल्केन बनाते हैं तो वहां ये अभिक्रिया पढ़ चुके हैं क्या हम लोग? मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो ये बनेगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखो, यहां देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? H माइनस, इसको हटा देगा Cl को, और वापस क्या बन गया? ये लो CH4, मतलब CH4 से चले और CH4 पे ही पहुंच गए, है ना। तो इस तरह से यदि आप इन चीजों को समझ लोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप ढेर सारे कन्वर्जन करा पाओगे। ठीक है, तो CH4 से पहले बनाया हमने CH3Cl, और CH3Cl की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड